नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम करंट जीके, इंडियन जीके के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से पूरब पश्चिम गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? पहला ऑप्शन है इम्फाल को अहमदाबाद से, दूसरा ऑप्शन है दीमापुर को वडोदरा से, तीसरा ऑप्शन है सिलचर को पोरबंदर से, चौथा ऑप्शन है गुवाहाटी को कांडला बंदरगाह से। इसका आंसर होगा गुवाहाटी को कांडला बंदरगाह से। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि पूरब और पश्चिम, पूरब के अंदर असम में गुवाहाटी असम की राजधानी, वहाँ से नेशनल हाईवे 27 है वो पश्चिम की तरफ जाता है और गुजरात के अंदर कांडला को जोड़ने का काम करता है। इसकी लंबाई 3300 किलोमीटर है। वैसे ये सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा 4000 किलोमीटर लंबा है। ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और ये इसकी नेशनल हाईवे संख्या 44 है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वो देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन दे रखा है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। दूसरा कथन दे रखा है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। ये हमको इसमें से बताना है कि दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या केवल दो सही है या एक सही है, इस बारे में हमको बताना है। इसमें दूसरा आंसर राइट है, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों तथा 4 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तथा अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा में राजस्थान के कुल 12 सदस्य शामिल थे। इसके बाद बढ़ते हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? इसका उत्तर है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। मूल रूप से संविधान में कुल 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। वर्तमान में भारत के अंदर कुल 12 अनुसूचियां, भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। इसमें 4 कथन दे रखे हैं, हमको इसमें से गलत कौन सा है, इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है, उसको हमें पहचानना है। अब इसको एक एक करके हम पढ़ना चालू करते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्ण राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी। इसका ए आंसर राइट है, जो अ है वो इसका राइट है, क्योंकि राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति नहीं है जो 2 कार्यकाल इस पद पर रहे, और भी हैं। इसकी व्याख्या सुनिए। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया, जिसमें अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का संगठन तथा अनुच्छेद 81 में लोकसभा के संगठन के बारे में दिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1952 से 1962 तक लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था।
इसके बाद मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी 2007 से 2017 तक लगातार 2 बार राज्यसभा के सभापति रहे। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों को राष्ट्रपति बुलाता है तथा लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सूचना का अधिकार अधिनियम निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर है डी, 12 है वो राइट है। इसके अंदर डी। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त एक कानूनी अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 3 में केंद्रीय सूचना आयोग तथा अध्याय 4 में राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। इस कानून की धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन तथा धारा 13 में सूचना आयुक्तों की पदावधि व सेवा शर्तें तथा धारा 14 में उन्हें पद से हटाने संबंधित प्रावधान किए गए। इसलिए इसके अंदर हमारा आंसर जो द है 12 वो इससे संबंधित नहीं है। इसके बाद बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? अब इसमें पहला ऑप्शन है राजमन्नार आयोग, पूंछी आयोग, फिर तीसरा है प्रशासनिक सुधार आयोग, फिर चौथा दे रखा है सरकारिया आयोग। अब इसके अंदर हमको सोचना पड़ेगा दोस्तों, राजमन्नार आयोग किस लिए बनाया गया था, फिर इसके बाद पूंछी आयोग किस लिए बनाया गया था, और फिर प्रशासनिक सुधार आयोग किस लिए बनाया गया था। इस बारे में हमको एक एक कर इनके बारे में सोचना पड़ेगा और फिर हमें अपना जवाब देना है। इसमें आपको विशेष तौर पे ये ध्यान देना है कि अंतर राज्य परिषद क्या होता है और अंतर सरकार परिषद क्या होता है। अंतर राज्य परिषद में राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं और अंतर सरकार परिषद में सरकार के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। लगता है एक जैसा है पर दोनों ही अलग अलग है। इसका आंसर डी सरकारिया आयोग है, वह राइट है, सरकारिया आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। भारत सरकार द्वारा 1983 में सरकारिया आयोग का गठन आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था। सरकारिया आयोग ने एक अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की अनुशंसा की, जिसे अंतर सरकारी परिषद का नाम दिया गया था। भारत का राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना करता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड नहीं है? पब्लिक गुड नहीं है। इसमें ये अर्थशास्त्र का सवाल है। इसके अंदर देखो, जो चीज़ें सरकारी होती हैं वो सभी चीज़ें पब्लिक गुड के अंदर आती है, जिसमें पहला है सरकारी प्रशासन। सरकारी प्रशासन हमारे लिए ये होता है, सार्वजनिक होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा ये भी सरकार की संपत्ति है। फिर इसके बाद सड़कें, ये भी सरकार की संपत्ति, लेकिन कार होती है वो निजी संपत्ति होती है। इसलिए इसके अंदर जो कारें हैं वो आंसर राइट होगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो का फाइल प्रारूप नहीं है? अब इसके अंदर देखिएगा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, MP3, MP4, MOV, AVI। इसमें जो AVI है ये ऑडियो वीडियो इंटरलीव फॉर्मेट है। इसके बाद MOV है, ये भी वीडियो प्रारूप है, इसको एप्पल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। इसके बाद MP4 यह डिजिटल वीडियो फॉर्मेट है। लेकिन MP3 सॉन्ग होते हैं, MP3 सॉन्ग होते हैं, इसलिए इसमें MP3 है वो वीडियो प्रारूप नहीं है, ये ऑडियो प्रारूप है, इसलिए इसका आंसर यह होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें और सबसे पहले छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाए। पहला दे रखा है किलोबाइट, फिर बाइट, फिर यहाँ पे तीसरा है वो मिसप्रिंट हो गया, ये मेगाबाइट था। इसके बाद चौथा है टेराबाइट, 5वां है गीगाबाइट
और छठा है बीट। इसमें सबसे छोटा बीट होता है क्योंकि एक बाइट के अंदर 8 बीट होती है। फिर 1 किलोबाइट के अंदर 1024 बाइट होती है। इसके बाद 1 KB यानी कि इसके अंदर 1024 बाइट होती है। फिर 1 MB के अंदर 1024 किलोबाइट होती है। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होती है। इसके बाद 1 गीगाबाइट के अंदर 1024 मेगाबाइट होती है। इसके बाद 1 टेराबाइट के अंदर 1024 गीगाबाइट होती है। इस हिसाब से अपना आंसर बी होगा। FBACED, ये जो बी आंसर है वो राइट होगा। बी आंसर है वो हमारा राइट होगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? अब हमें इसको करना है। डिप्थीरिया, प्लेग, न्यूमोनिया, डेंगू। इसमें इसका आंसर होगा डी, डेंगू। डेंगू होगा। डेंगू एक वायरस जनित रोग है। यह संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। मच्छरों के काटने से जरूर फैलता है, लेकिन मच्छर द्वारा हमारे शरीर में वायरस को इंजेक्ट किया जाता है, इसलिए यह रोग वायरस से फैलता है। डिप्थीरिया, प्लेग, न्यूमोनिया, सिफिलिस, हैजा आदि जीवाणु जनित रोग होते हैं और चेचक, पोलियो, रेबीज, छोटी माता, मेनिंजाइटिस विषाणु जनित रोग होते हैं। जीवाणु और विषाणु जनित रोग होते हैं वो जीवाणुवीय रोग कहलाते हैं, लेकिन वायरस होता है वो जीवित नहीं होता है, इसलिए यह डेंगू होता है वो वायरस जनित रोग कहलाता है, इसलिए यह जीवाणुवीय रोग नहीं हो सकता।